ऑनलाइन बोलो, आवाज आ रही है? चलिए। देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक एक तरह से कह सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहला फैक्टर यानी रेट लॉ या रेट लॉ से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करा था। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो तो उस केस में मैं 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगी। यानी हर 10-10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती चली जाएगी? डबल होती चली जाएगी। ये चीज हमें एक्सप्लेन करी आर्हेनियस इक्वेशन ने, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करती थी बोल्ट्जमैन इक्वेशन से। किस तरीके से बताता हूं, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी लिखोगे, फिर इससे आगे बात हम लोग करेंगे। लिखिए प्लीज। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। देखो, फॉर एवरी फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन gets nearly doubled as rate constant as rate constant gets nearly doubled. It is explained with the help of Arrhenius equation. इसके नीचे लिख रहे हो K equals to A e raised to the power minus EA by RT. सबसे पहले K रेट कांस्टेंट, फिर A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर, इसी तरह से EA इज एक्टिवेशन एनर्जी,
R is gas constant, and T is temperature. लिख लिया। अब देखो बेटा, यहां पर जो ये टर्म्स हैं, पहले टर्म्स समझे, क्योंकि टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स के बारे में पता रहेगा तभी आप चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं मैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करवाने जा रहा हूं। दो रिएक्टेंट्स आपके लिए हैं, एक H2 और एक I2। इनके बीच में रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जहां पर H I की तरफ इंक्लाइंड होगा या I H की तरफ इंक्लाइंड होगा, और बदले में जो H और H का या I और I का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो यहां पर जो हमारे पास H2 और I2 है, वो अपने एनवायरमेंट से, सपोज मान लेते हैं मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया हुआ है, यहां इस कोने में H2 बैठा है, इस कोने में I2 बैठा है, तो अपने एनवायरमेंट में इनको जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करके एक दूसरे के पास आना है। अब हो सकता है पास लाने में और एक इंटरमीडिएट बनाने में। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? जहां पर H और H का बॉन्ड वीक हो जाएगा, I और I का बॉन्ड वीक हो जाएगा, वहीं पर H और I के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। यहां तक लाते लाते मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़े, और जब मैं ये एनर्जी देता हूं एक इंटरमीडिएट बनाने के लिए, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपको H2 और I2 दो अलग अलग एंटिटीज मिली हैं, आपने दोनों में रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे के पास लाए हो। वो पास लाने में, वो एक इंटरमीडिएट बनाने में, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने गेन करी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल H2 का, एक मॉलिक्यूल I2 का डालोगे, बहुत सारे H2 डालोगे, बहुत सारे I2 डालोगे। ये दोनों एक दूसरे के आसपास वैसे भी आ सकते हैं, और हो सकता है आपको ह्यूज एफर्ट देना पड़े। तो जिस मॉलिक्यूल में ह्यूज एफर्ट देना पड़ेगा उनको लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जो मॉलिक्यूल्स पहले से ही पास बैठे हुए हैं उन पे लगने वाली एनर्जी कम होगी। तो मुझे यहां पर रूट मीन करना पड़ेगा, या कह सकते हैं मुझे एवरेज निकालनी पड़ेगी, तभी उस एवरेज के बेसिस पे मैं बोल पाऊंगा कि सब पर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। अब जो मॉलिक्यूल्स पहले से ही पास पास हैं उनका टकराना आसान है, और जो दूर दूर हैं उनका टकराना मुश्किल है। तो हम मान लें हम एक ऐसी रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें 70% मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो रिएक्शन जल्दी होएगा। और मैं बोल दूं मॉलिक्यूल्स 30% पास पास हैं, तो रिएक्शन स्लो होगा। आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जल्दी से 30% से 70% तक मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन जल्दी होगा। लेकिन अगर 30 से सिर्फ 40 तक आएंगे या 45 तक आएंगे, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन अभी भी क्या होएगा? स्लो होएगा। तो दो चीजें बोली जा रही हैं, प्लीज सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट refers to as activation energy, but the arrangement of molecules is done in such a way कि वो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाएं या वक्त लगाए रिएक्ट करने में, वो कहलाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर, यानी
एक ऐसी रेशो जिसमें जो मॉलिक्यूल्स आपने डाले हैं और जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं या ईगर हैं रिएक्ट करने के लिए या अपने आप रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी रेशो को आप बोलते हो प्री एक्सपोनेंशियल रेशो। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप रिएक्ट करना चाहेंगे तो जल्दी रिएक्शन होगा, और कम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करना चाहेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा। यानी ये फैक्टर या कह सकते हैं ये रेशो कितना इन्वॉल्व अपने आप हो सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा कम टेम्परेचर पर, और ये वैल्यू कम होगी तो देर से रिएक्शन होगा कम टेम्परेचर पर। बात समझ में आती है? तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर समझा। अब इसको एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में समझते हैं। देखो H2 और I2 के मॉलिक्यूल रेस्ट पे तो नहीं पड़े होंगे, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव, इनके पास टेंडेंसी है मूव करने की, तो इनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। मैं मान लेता हूं इनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कुछ इतनी ए पॉइंट जितनी। अब आपने इनको कुछ एनर्जी दी ताकि ये इंटरमीडिएट बना सके, तो हो सकता है वो एनर्जी सिर्फ H2 को चाहिए हो सकता है वो एनर्जी सिर्फ I2 को चाहिए हो सकता है वो एनर्जी दोनों को चाहिए हो, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी राइज करके यहां कहीं तक आई, इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद ये प्रोडक्ट बनाने निकलेंगे, दे आर गोइंग टू लूज एनर्जी। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो एनर्जी लूज करें, जितनी एनर्जी हमने गेन करी उससे ज्यादा एनर्जी लूज कर दे, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी आपके रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर उन्होंने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी तो रिएक्टेंट से एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी केस तो दोनों हो सकते हैं। मैं यहां पर सी लिख दूं, दोबारा से देखते हैं। मेरे H2 और I2 की ए अमाउंट पे एनर्जी है, आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जिससे कि ये इंटरमीडिएट बन जाए, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, यानी आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो ये सी तक पहुंचे। तो सी का मतलब है इन्होंने एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू लूज एनर्जी। इफ दे लूज मोर एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, कम एनर्जी गेन करी, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और बाय चांस इन्होंने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करी, तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो हमारे लिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस कैन बी फॉर बोथ एंडोथर्मिक एज वेल एक्सोथर्मिक। पक्का बात समझ में आती है? कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं और ये ग्राफ दो बारी बनवाऊंगा, लिखिए प्लीज। फर्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required required by reactants to form intermediate or activated complex, to form intermediate or activated complex refers to activation energy. Next point, the ratio the ratio
of number of molecules of number of molecules available to react available to react to to number of molecules taken during reaction taken during reaction ब्रैकेट में लिख रहे हो NE/NN। हमने जितने मॉलिक्यूल्स डाले रिएक्शन के लिए वो NN है, और जितने मॉलिक्यूल एकदम से अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए या उस टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के लिए उनको क्या बोला गया? Ne। अगर ये ज्यादा अवेलेबल होंगे तो रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगी, और कम अवेलेबल होंगे तो रिएक्शन देर से होगी। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके नीचे रिएक्शन लिख रहे हो, H2 जैसे मैंने बनाया है, डेल्टा ई की जगह पे EA ही लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखिए, EA यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। अगर मैंने वो ज्यादा दी है और एनर्जी रिलीज कम हुई है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ये नीचे लाइन लिख रहे हो, RA मैंने लिखा है रिलीज्ड एनर्जी के लिए, और ये दोनों डायग्राम बना रहे हो। सो HI का बॉन्ड डायगनली क्यों नहीं बनता?
फिर सैटरडे की क्लास में मैं पहले बता दूं बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, और सैटरडे की क्लास का टाइमिंग अभी ग्रुप पर डाल दूंगा। प्लीज मेक श्योर क्लास मिस नहीं कर रहे हो। और पक्का क्लियर है? चलिए, एक जरा इसके पीछे का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं बनाना है, अभी दे दूंगा। ये हुआ कैसे? अगर आप लोगों ने सपोज क्लास 11th में लेकर जाऊं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, जब फिजिक्स में पढ़ाया गया था, क्योंकि केमिस्ट्री में से ओमिट कर दिया गया था, और बहुतों को तो स्कूल में केमिस्ट्री फिजिक्स में भी ओमिट कर दिया गया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता था कि आपकी जो गैसेस हैं वो मूव कर रही हैं। अब उनकी मूवमेंट, मान लो एक रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में, एक दूसरा रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में, ये तो लोग मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर राइज करता हूं तो इनकी मूव करने की एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि इनके मूव करने की एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये लोग जल्दी अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, और रिएक्शन क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। यहां पर जो ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल पहले ही तेज आ रहा हो सकता है एक मॉलिक्यूल पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो उसको जल्दी वहां पर लाने के लिए। तो उस केस में हमें हमेशा जो रिजल्टेंट है उसका एवरेज लेना पड़ता है, और आपकी फिजिक्स ने सपोर्ट करा था एवरेज को एज रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यूज पे हम लोग चलते हैं। तो उस आरएमएस वैल्यूज के हिसाब से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रिएक्शन, उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो वो इंक्रीज करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ बनाए, तो यहां पर जो एवरेज ली जा रही है वो बता रही है कि हमारी ये जो सी, मैं इसको अगर एक मिनट ऐसे बनाऊं, ये जोन से मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, यानी मैं इसको बोलूं एज एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर ये फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और अगर ये फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। अब यहां देखो, ऑब्जर्व करिएगा, आपके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर ये हाइप पर था तो ये स्टीपर वाला ज्यादा वैल्यू कैरी कर रहा है। मैं दो अलग अलग कलर से बना देता हूं।
ये हमें हाइट में लगता है, और ऐसे ही अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये एरिया है। ये एरिया नियरली सेम है, चाहे ये वाला लूं चाहे नीचे वाला लूं। लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये जोन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पोजेस करने वाले हैं, इनकी वैल्यू बढ़ गई। और अगर इन सबको मैं एवरेज में लेकर आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी मुझे रिजल्टेंटली ज्यादा नजर आएगी, और कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वो मेरी रिजल्टेंट वैल्यू को भी क्या कर देती है, डबल कर देती है। मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, फिर ये ग्राफ आप लोग बना रहे हो। लिखिए बेटा, कंसिडरिंग द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड the fraction of molecules available for reaction. It is evident, it is evident that with every 10-degree increase in temperature, some molecules possess higher kinetic energy, resulting 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 rate constant getting doubled. ये जरा ग्राफ बना रहे हो, इसमें देख, ये जो सा जा रहा है नीचे वाला, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये T+10 का है, और इससे ऊपर वाला देखें तो ये T का है। अब टी वाला जब आप देखते हो, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये हायर पिच ऑफ लाइन, यानी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। अब मैं नीचे वाला देखूं तो यहां से लेकर पहली बात तो यहां तक जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने लेवल तक हैं, लेकिन ये जो सा है ज्यादा वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले तो ये जो सा एरिया बना, इसके अंडर का एरिया और इसके अंडर का एरिया दोनों ऑलमोस्ट सेम। अब फर्क अल्टीमेटली आएगा अगर कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे सपोज मैं बोलूं 100 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बाकी 100 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो एवरेज भी बड़ी हो जाएगी। और अगर वहीं पर मैं बोलूं कि इस एरिया में वैल्यूज चेंज होती तो भी वैल्यू बदल जाती। अब आपने दो फैक्टर में से एक फैक्टर क्या बोल दिया, वो तो कांस्टेंट है, एरिया अंडर द मेन वैल्यूज या एवरेज या आरएमएस के हिसाब से। तो ये चाहे एरिया लू मैं या ये चाहे एरिया लू, दिस इज नियरली सेम। अब सारा का सारा खेल आ गया इस पर। अगर यहां पर कुछ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एवरेज भी ज्यादा हो जाएगी।
और काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगी या कम होगी? सिमिलर होगी तो सेम हो जाएगी, और कम होगी तो उल्टा कम दिखाई देगी। अब जब हम t+10 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये जो सा ग्रे एरिया है, ये मुझे बता रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी कंपैरेटिवली ये ब्लैक एरिया से। तो ये एक्सटर्न मॉलिक्यूल्स ने जो हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल की है वो बढ़ा दी, और टोटल की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो एक दूसरे के पास आना ज्यादा बढ़ गया, और जब पास आना बढ़ गया तो कह सकते हो कि उनकी जो सी रेट कांस्टेंट है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो डबल हो गई। अगर यहाँ पर कलरिंग करोगे तो कलरिंग तो ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मार्किंग जैसे कर रहे हो तो अलग अलग मार्किंग करना, आइडेंटिफाई हो, ताकि इसको क्रॉस कर दे, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, क्लियर है? अब इधर देखो जरा, मैं लिखता हूं लेट K1 एंड K2 बी डिफरेंट rate constants at temperature T1 एंड T2। मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर ले लिए, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। तो सबसे पहले K1 इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T1, और K2 इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T2। अब इससे आगे हम लोग बात करें तो बेटा मैं दोनों साइड में लॉग ले रहा हूं, नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर T1, और यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ K2 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर T2। और ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज में इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ ए
माइनस ई ए बाय आर T1, और ऐसे ही 2.303 log ऑफ K2 इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A माइनस ई ए बाय आर T2। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं तो log ऑफ K1 इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस ई ए बाय 2.303 आर T1, और यहां से log ऑफ K2 इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस ई ए बाय 2.303 आर T2। देखो मैंने K1 K2 की रेफरेंस में करा है, अगर मैं सिर्फ K मानूंगा तो सिर्फ T होगा। तो ये चाहे इस इक्वेशन की बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, दे बिकम फोर डिफरेंट इक्वेशंस। सिर्फ इंप्रोवाइज ही करा थोड़ा थोड़ा सा। फर्क क्या है, K1 और T1 की जगह पे K और T लिख सकता हूं अगर मैं एक की बात कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो उस केस में log ऑफ K1 माइनस log ऑफ K2 इक्वल्स टू, बेटा log A माइनस log A कट गया, हाँ या ना। और माइनस का साइन है, मुझे चाहिए था यहां पर, और ये तो माइनस होकर ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस रहेगा। तो ई ए बाय 2.303 आर T2 माइनस ई ए बाय 2.303 आर T1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से बहुत सारी चीजें कॉमन आती हैं, हाँ या ना। और यहां पर देखो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, लॉग की प्रॉपर्टी है log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x बाय। तो यहां पर हो जाएगा log ऑफ K1 बाय K2 इक्वल्स टू ई ए बाय 2.303 आर कॉमन लिया, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। प्लीज याद करने का तरीका, K1 बाय K2 करोगे तो यहां पर T2 माइनस T1 होगा, और बाई चांस आपने K2 बाई K1 कर दिया तो T1 माइनस T2। जल्दी से इसको कॉपी कर रहे हो और कह सकते हो फॉर्मूलाज मार्क कर रहे हो। रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कॉपी तो करोगे करोगे, उसके बाद इसको भी सेपरेटली लिख लेना, लेकिन K और T के रेफरेंस पे करिए। पहले तो पूरा कॉपी करिए।
तो जिसने लिख लिया है एक बार जल्दी से पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। सर एक डाउट था। तो यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग क्यों लिया, लॉग बेस 10 क्यों नहीं लिया सीधा? क्या? इंटरमीडिएट बनाने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए दो रिएक्टेंट हो सकता है आपस में बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, तब भी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जल्दी की तो बात बाद में आएगी ना। इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमीडिएट बना सकें। देख, कोई भी रिएक्शन अकरेंस में आती है तो एक मैकेनिज्म फॉलो करती है। हम यहाँ पर स्लो स्टेप्स पढ़ रहे हैं ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर। तो स्लो स्टेप में कहीं ना कहीं पहले कुछ एक एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हो कोई रिएक्टेंट जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो जाकर आप पे अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट जिसको बोलते हैं। वो अटैक करने के बाद एक बीच का पार्ट बनेगा जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। जो भी बीच में बना ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्लास 11th में ले जाऊं, तो ऑर्गेनिक के अंदर हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। वो सबसे पहले स्टेप में सीएल रेडिकल जाकर अटैक करता था। तो जो इंटरमीडिएट वो बनाता था, CH3 रेडिकल बनाता था, वो रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट बना। तो वो रिएक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मैंने बोला कि मैंने जब रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट्स डाले, कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जो ईगर होंगे, जो आसपास या एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, जो खुद ब खुद रिएक्ट कर सके। कुछ बहुत ज्यादा दूर होंगे। यानी एक्टिवेशन एनर्जी देने से भी पहले कुछ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे रिएक्ट करने के लिए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए विद द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी देने से पहले ही अवेलेबल हो गए रिएक्शन के लिए। मैंने यही बोला था, NN जोन से है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और NE वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल पहले से ही।
रिलीज्ड एनर्जी। मैं दोबारा से बोल देता हूँ। आप यहाँ पर जोन सा ये ग्राफ जोन सा भी बोर्ड पर बना हुआ है, ऑनलाइन वाला आप भी सुन लेना, ऑफलाइन वाला आप भी सुन लेना। ये ग्राफ सिर्फ मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। अब वो मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे तो ज्यादा जल्दी पास आएंगे, कम काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे तो कम जल्दी पास आएंगे। तो उसी फैक्टर में जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो एवरेज ले रहे हो आप, पूरा का पूरा एरिया बाउंडेड अंडर द ग्राफ ले रहे हो, वो T+10 में नियरली डबल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम देख रहे हैं बहुतों को लगता है सर ऊपर वाला जो सा ग्राफ है, टी वाला ग्राफ है, उसकी तो ज्यादा बड़ी स्लोप है। लेकिन वो ज्यादा बड़ी स्लोप के अंदर जब आप एवरेज निकालते हो तो जो सी हायर ये वाली साइड या ये पीक आ रही है, इसके अंडर जो सा एरिया है वो भी तो कम है, और जो नीचे वाला है उसके अंदर एरिया क्या है, ज्यादा। तो ये दोनों एरियाज तो सेम रहे, तो हम पीक से तो डिसाइड नहीं कर सकते। अब अल्टीमेटली डिसाइड कहां से कर रहे हैं, लास्ट में, एंड से। एंड में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक पोर्शन T+10 में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या बोलते हो कि यहां पर जो एवरेज निकलेगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, सपोज आप दो लोग हो और दो लोग एक टीम पार्टिसिपेशन कर रहे हो, एक 40 स्कोर किया, एक 60, फिर एक 40, एक 60, फिर एक 60, फिर एक 40, फिर एक 60, फिर एक 40। आपका टीम स्कोर सेम चल रहा था। अब उसके बाद आप स्कोर करें 70 और वो 90 90 90 स्कोर किया जा रहा है, तो उसकी ऑलमोस्ट एवरेज बहुत ज्यादा स्टीप आ जाएगी, क्योंकि 60 के कंपैरिजन में 90 पहुंच गया, तो वो 30 30 का डिफरेंस है। आप 60 के कंपैरिजन में सिर्फ कितना पहुंचे, 70, तो आपका सिर्फ 10 10 का डिफरेंस है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। तो वो जो सा पोर्शन, जो सा ग्रे एरिया है ना, वो बता रहा है कि हमारी जो सी रेट ऑफ रिएक्शन है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट डबल हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। पहले वाला तो सिर्फ बता रहा है कि हमारा ये ग्राफ बनता था बोल्ट्जमैन इक्वेशन के थ्रू, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो ये जो उनसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, मतलब सबसे फ्रीक्वेंट। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा तो बेटा ये वाले हैं। ठीक है ना, ये है सबसे फ्रीक्वेंट, यानी सबसे कॉमन जो सी काइनेटिक एनर्जी है वो, या एवरेज ले लो, तो मोस्ट प्रोबेबल एवरेज को बोल सकते हैं। सर जिसने रीड कर लिया है एक बार जरा ये वाली डेरिवेशन खुद करके देखे।
यहां तक रिवाइजन रिकॉल करोगे, इससे आगे बात करेंगे। भैया प्लीज किसी का बैकलॉग है, बैकलॉग क्रिएट कंप्लीट कर लो, मत क्रिएट होने दिया करो। मैं अभी फिर दोबारा से प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूं ताकि किसी का कोई भी चीज मिस हुआ है वो कंप्लीट कर ले। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोल दूं, प्लीज परसों की क्लास, सैटरडे की और संडे की क्लास मिस मत करिएगा। उसमें बायोमोलिक्यूल्स एज अ चैप्टर करवाऊंगा, दैट विल बी अ पैरेलल चैप्टर, ताकि आप लोगों को लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाए, आप लोगों को लर्निंग के लिए कुछ चीजें मिल जाएं और आप लोग उससे आगे चल सको। तो क्लास मिस मत करिएगा। कोई क्लास व्लास है तो पहले बता दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से टाइमिंग रखूँ। क्यों, कितने बजे? अभी जब आएगा तो सर पहले मैं दे रहा हूँ ना टाइम। आपका पहले से टाइम डिसाइडेड है, मेरे को बता दो, मैं अभी उसके हिसाब से टाइम रख दूंगा। अगर मैंने टाइम डिसाइड करके दे दिया तो फिर उनसे एडजस्ट करवाओ। कौन से सर है? बोला सर है ना? हाँ तो बोल देना निपुण सर की क्लास।